Yes, good morning, students. How are you? I am आरपी सिंह और आज का जो आपका टॉपिक है वो हेलो एल्केन्स का नेक्स्ट पार्ट है। 5 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और 5 पार्ट तक हमने आपको बता दिया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताई थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। हमने ये बताया था ये जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 12th लेवल के अकॉर्डिंग और इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें केवल तो दो थिंग्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहली कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। मीन्स हुआ ये कि अगर हम मोलर मास इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोलर मास। सपोज दैट हमने लिया CH3Cl और हमने लिया CH3CH2Cl। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोलर मास किसका ज्यादा है? CH3CH2Cl का जो मोलर मास है वो मोर है इन कंपेरिजन ऑफ CH3Cl। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3CH2Cl इज ग्रेटर देन CH3Cl। ओके, इतनी बात क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमारा ये आता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो अगर जैसे हमने एक कंपाउंड ये लिया था CH3CH2CH2Cl और सेकेंड हमने ये ले लिया CH3CHCl ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। अब हमको बताओ आप बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट मतलब BP ऑफ फर्स्ट ये आपका क्या होगा? ग्रेटर देन सेकेंड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, यहाँ पे ब्रांचिंग देखो बढ़ गई, ये ब्रांच आ गई और ये कैसी थी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड टॉपिक हमने बताया था आपको डेंसिटी और डेंसिटी में हमने आपको क्या बताया था कि जो डेंसिटी होती है ये इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। या हम कह सकते हैं हमारी जो डेंसिटी होगी वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास। मतलब अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो जैसे हमने कहा हमने Ri लिया, RBr लिया, RCl लिया और RF लिया। हमने आपसे यहां पूछा कि किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? Ri की, फिर RBr की, फिर RCl की और फिर आपका RF आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इरेज करते हैं इसको। चलो इधर वाला अब देखो सेम बिल्कुल सेम पैटर्न में अगर हम यहाँ पे एल्किल को चेंज कर दें और हाइड्रोजन सेम रखें, जैसे हमने कहा CH3I, हमने कहा C2H5I, हमने कहा C3H7I। अब डेंसिटी आपसे पूछ रहे हैं किसकी ज्यादा होगी। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, आई तो सब में सेम है। अब मोलर मास किसका ज्यादा है? इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम है, इसका सबसे कम है। तो सबसे कम डेंसिटी ये डेंसिटी इसकी सबसे कम होगी, उससे ग्रेटर इसकी होगी और उससे ग्रेटर ये डेंसिटी का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। क्लियर है इतनी बात?
तो हमें डेंसिटी भी क्लियर हो गई, हमारी दो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, एक एक आपका बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा डेंसिटी। अब हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? बॉन्ड की मजबूती, कि कोई हमारा दिया हुआ जो बॉन्ड है वो कितना मजबूत होगा, कितना वो मजबूत होगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वही तो होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक्चुअल में हम यूज क्या करेंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ के मेजर करने के लिए हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम अटैच है उसका साइज कितना है। अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर साइज हमारा बड़ा होता चला जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटी होती, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। तो मतलब ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। जैसे हमने कहा CH3F, फिर हमने कहा CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब देखो इनमें सब में हाइड्रोजन एटम डिफर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये डिफरेंट हैं आपके। और साइज सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये क्रम हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि फ्लोरीन जो आपका हाइड्रोजन एटम होगा उसका साइज क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं डाइपोल मूवमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, अब देखो डाइपोल मूवमेंट एक्चुअल में क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट जो होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। मतलब डाइपोल मूवमेंट हम कह सकते हैं डायरेक्टली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म पे। मीन्स हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके रेशियो में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये टर्म है, तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्लोरीन का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ फ्लोरीन वाले केस में, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। जैसे हमने यहाँ पे इसको लिया CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I, ये ऑर्डर हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट का। जबकि होना क्या चाहिए था? अकॉर्डिंग टू जो टर्म है वो हमारा होना चाहिए था, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? CH3F का, फिर होता CH3Cl का। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे कोई रूम है वो बहुत छोटा है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन को आना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं है, रहने के लिए जगह ही नहीं है। वही वर्क है फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि
उसमें इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्लोरीन का क्लोरीन का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इन कंपेरिजन ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर होगा। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये H2O में इंसॉल्युबल होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल इन H2O। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए ये आपके क्या होते हैं, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो H2O में या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर किस टाइप का सॉल्वेंट है? वाटर आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये नेचर में पोलर होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी हेलो एल्केन्स होंगे ये आपके इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। क्लियर हो? चलिए, ये अब सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश हो गई। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज यहीं तक थी। अब इसके बाद में जो हमारा चलेगा नेक्स्ट में वो चलेगा रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हम ये सोच रहे हैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएं, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स का, क्योंकि ये बड़ा वीडियो बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसका वीडियो नंबर 6 हम लेंगे, पार्ट नंबर 6, पार्ट 6, और वो होगा हमारा रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको हमें पढ़ाना है, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स को हमको पढ़ाना है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो टू टाइप की होती है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट आपकी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकेंड टाइप की आपकी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एल्किल हैलाइड हमें जो रिएक्शन देते हैं वो बेसिकली टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट आपकी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकेंड आपकी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ये टू टाइप की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी, एक होगी SN1 फर्स्ट और सेकेंड होगी SN2। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो पहले करेंगे SN1 की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। इसका मीन्स हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। और इसका मीन्स हो गया न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक लिया SN1। अब हम समझते हैं आखिर SN1 होती क्या। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है SN1, और SN1 का मतलब हो गया ये स्टेप, ये जो रिएक्शन होगी ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी। 2 स्टेप रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में 2 स्टेप होंगे। ठीक है, और इसमें जो आपका ये जो 2 स्टेप होंगे, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप ये आपका स्लो होगा, और ये आपका रेट डिटरमिनिंग होगा, रेट डिटरमिनिंग। ठीक, कैसा होगा? जो आपकी SN1 रिएक्शन होगी वो स्लो स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप स्लो होगा और रेट डिटरमिनिंग होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। सेकेंड बात, जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप ये फास्ट होगा। अब देखो जो फर्स्ट स्टेप था इसमें होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन है वो बनेगा, तो यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बताया आपको, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो होगा, रेट डिटरमिनिंग होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप आपका फास्ट होगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड विद कार्बोकैटायन, और ये कहां से अटैच करेगा, फ्रॉम फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। इसकी जो अटैचिंग होगी वो फ्रंट साइड से होगी। न्यूक्लियोफाइल जो अटैच करेगा वो फ्रंट से अटैच करेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक क्लास इसको रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे उसमें हम इसका जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक बात और है कि हम आपको हर चैप्टर को प्रोवाइड कराएंगे, सारे चैप्टर आपके जितने भी हैं 12th में। 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर आपको नहीं देंगे क्योंकि हम स्पेशली केवल 12th के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और आप इनको मतलब अगर आप इनकी स्टडी करते रहेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आए। 100% आपको एक एक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।